बच्चों, अगस्त आ चुका है और हाफ ईयरली का एग्जाम अब तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे चुका है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे हाफ ईयरली के एग्जाम का सिलेबस ना 2 दिन पहले हमें बताया गया। 5 अगस्त को ही हमारा हाफ ईयरली का एग्जाम होने वाला है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर 10 अगस्त से हाफ ईयरली के एग्जाम होंगे। कुछ बच्चों का कहना है कि सर 15 अगस्त के बाद हमारी हाफ ईयरली की एग्जाम होने वाली है। यानी लगभग बच्चों के हाफ ईयरली के एग्जाम अभी अगस्त में होंगे। जिनका जिनका नहीं आया है, जिनका टाइम टेबल नहीं आया है, बेटा जल्दी तुम्हारा भी आ जाएगा और बहुत अचानक से आता है। हाफ ईयरली के एग्जाम के सिलेबस की खासियत है कि टीचर एकदम लास्ट मोमेंट में बताते हैं, तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहो कि अगस्त में तुम्हारे हाफ ईयरली के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। हाफ ईयरली के एग्जाम को शुरू करने से पहले मुझे पता है कि तुम लोगों की भी स्थिति क्या है। मैक्सिमम बच्चों का हाल अभी यही है कि कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। तुमने जो भी पढ़ा है तुम्हारा दिमाग अब तक भूल चुका है। तुमने जो शुरू में पढ़ाई किया था PT1 के समय, अब तुम उसके बारे में भूल चुके हो। सिलेबस तुम्हें पता नहीं है। स्कूल में और ट्यूशन में इतना ज्यादा टाइम लग जा रहा है कि सेल्फ स्टडी के लिए कुछ टाइम ही नहीं बच रहा है। तो अगर ऐसी समस्याओं से तुम ग्रसित हो बेटा, तो बिल्कुल सही डॉक्टर के पास आए हो। तुम्हें मैं आज एक प्रॉपर प्लान बताने वाला हूं। हाफ ईयरली एग्जाम में तुम्हें क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो क्लास 9th के, क्लास 10th के बच्चे करते हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, ये सारी चीजें मैं आज की क्लास में तुम लोगों से डिस्कस करूंगा। और ऐसा कोई हवा हवाई वाली बातें नहीं रहेंगी। ये एक प्रॉपर रोड मैप रहेगा, प्रैक्टिकल रोड मैप रहेगा, जो मैं अपने बैच वाले बच्चों को भी कहता हूं फॉलो करने के लिए, और वो फॉलो करके बहुत तगड़े से स्कोर करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के ये तगड़ा वीडियो। कॉपी पेन लेकर के रेडी रहना और जो जो चीजें मैं बताऊंगा ना उसे नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि अभी के समय सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ यही है कि उनके पास कोई प्रॉपर प्लान होता ही नहीं है। बस वो पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ नहीं पता रहता। तो बेटा वैसा नहीं करना है। एक प्रॉपर प्लान मैं तुम लोगों को देने वाला हूं आने वाले 10 मिनट के अंदर। उस पूरे प्लान को अगर तुम फॉलो करोगे आज से लेकर के एग्जाम के डेट तक, तो तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, भले तुमने पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे जरूरी काम तुम ये करो कि अपना सिलेबस ऑडिट करो। बोलोगे सर सिलेबस ऑडिट ये क्या होता है? ऑडिट वर्ड तो हमने सुना था कॉमर्स वगैरह वाले भैया लोगों के मुंह से। तो यस बच्चा, तुम्हें भी अपना सिलेबस ऑडिट करना पड़ेगा। तुम हर चैप्टर का, यानी कि पहले तो सारे सब्जेक्ट को अपने सामने रखो, सारे सब्जेक्ट की बुक अपने सामने रखो, और हर बुक से तुम ये देखो कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। और उन चैप्टर्स को तुम्हें 3 पार्ट में बांटना है। एक है तुम्हारा ग्रीन वाला पार्ट, एक रहेगा येलो और एक रहेगा रेड वाला पार्ट। तुम्हें 3 पार्ट में बांटना कैसे है? जो ग्रीन वाला पार्ट रहेगा उसमें ऐसे चैप्टर्स के नाम लिखना जो तुमने अच्छे से पढ़ लिए हैं और उनका रिवीजन भी कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो चैप्टर 1 वगैरह बहुत पहले बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, यानी उसके कॉन्सेप्ट उन्हें बहुत बढ़िया से क्लियर होंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 रहेगा ग्रीन वाला पार्ट, उसमें ऐसे चैप्टर्स रहेंगे जो तुमने पहले पढ़ रखा है। जो पार्ट 2 तुम्हारा येलो वाला रहेगा बेटा, उसके अंदर तुम्हें ऐसे चैप्टर्स लिखने हैं जो तुमने अभी रिसेंट में ही पढ़ा है, लेकिन अच्छे से रिवीजन नहीं है, यानी उसके ऊपर तुम्हारा फुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ इस चैप्टर से मैं बहुत अच्छे से स्कोर कर सकता हूं। तो ऐसे चैप्टर्स को तुम येलो वाले सेक्शन में रखोगे। और जो तुम्हारा लास्ट रेड वाला सेक्शन है, वो ऐसा सेक्शन है जो हाफ ईयरली में तो आ रहा है, लेकिन हमने उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, चाहे वो जिस भी रीजन से ना हो। स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, या फिर हमने इस दिन स्कूल मिस कर दिया था, स्कूल नहीं गए थे, अब्सेंट हो गए थे, कोई भी रीजन है, अगर तुमने वो चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उस वाले चैप्टर को तुम रेड वाले सेक्शन में रखोगे। तो पहला काम तुम्हें करना है, अपना जो सिलेबस है उसे ऑडिट करना है बढ़िया से एकदम, कि मुझे ये पता है, ये थोड़ा मोड़ा पता है और ये बिल्कुल नहीं पता है। 3 पार्ट समझ में आ गया। अब दूसरे पार्ट में क्या करोगे? जब ये तुम कर लोगे ना, तो प्रायोरिटी सेट करोगे कि हम पढ़ें कहां से, स्ट्रेटेजी तुम्हारी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे शुरू कर देते हैं मुश्किल वाले काम से, रेड वाले पार्ट से शुरू करते हैं। देख लो ना, मैक्सिमम बच्चे जो जनरल हमारे बच्चे होते हैं ना स्कूलों में, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि यार मेरा ये सिलेबस में आ रहा है, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, चलो पहले इसे पढ़ना शुरू करता हूं। और उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं जो उनको बिल्कुल भी नहीं आता, जो सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, और वही गड़बड़ होती है बेटा। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं ना जो काफी मुश्किल हो हमारे लिए, तो वो हमें डिमोटिवेट भी कर सकता है। तो कई बच्चे वहीं पर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार इतना मुश्किल है, मेरे से हो ही नहीं रहा, और ये नहीं वाला वर्ड उन्हें डिमोटिवेट कर देता है। तो जो होता रहता है ना, वो भी फिर बच्चे छोड़ देते हैं, यानी वो भी नहीं पढ़ते। डिमोटिवेट होने के बाद बुक बंद हो जाता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसी वाली फील आती है। तो हमें करना क्या है? सबसे बढ़िया काम है तुम येलो वाले पार्ट से शुरू करो, क्योंकि तुमने थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ रखा है उसके बारे में, बस रिवीजन करना बाकी है। और जब तुम उसका रिवीजन कर लोगे और वो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो वो तुम्हारे ग्रीन वाले सेक्शन में चला जाएगा।
और ग्रीन वाले सेक्शन को उसके बाद फिर पढ़ोगे। जो पहले तुमने नहीं पढ़ा था उसका हल्का सा रिवीजन करोगे। यानी येलो पार्ट से तुम्हें पढ़ना शुरू करना है, देन ग्रीन वाले पार्ट के जो क्वेश्चंस है उन्हें करने हैं, एंड लास्ट में तुम्हें रेड वाले जोन में आना है। क्योंकि तुम जब पहले येलो पार्ट को अच्छे से कर लोगे, ग्रीन वाले पार्ट को कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो रेड वाले जो चैप्टर्स रहेंगे वो भी तुम्हें ईजी लगने लगेंगे। नहीं तो अगर तुम रेड वाले से शुरू करोगे तो वो पक्का मुश्किल लगेगा, और वो मुश्किल लगेगा तो पीछे वाले सारे भूल जाओगे। तो क्या करना है, सबसे पहले समझ में आ गया, येलो से शुरू करेंगे, फिर ग्रीन वाले में जाएंगे, एंड लास्ट में रेड वाले सेक्शन में आएंगे। तो इस तरीके से तुम्हें अपना स्ट्रेटेजी सेट करना है। अब डिस्कस करते हैं कि भाई आखिर स्टडी को और रिवीजन को हम बैलेंस कैसे बनाएं। मैं यहां पर ये बिल्कुल नहीं कहूंगा बच्चों कि तुम एकदम 8-8 10-10 घंटे पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। तुम जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम 3 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो उस 3 घंटे में तुम 2 घंटे तो स्टडी करोगे। 2 घंटे क्या करना है, स्टडी करना है। स्टडी का मतलब ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ाया भी जा रहा है, उसको भी पढ़ना रहता है। तो तुम्हें नई चीजों को स्टडी करना है 2 घंटे। आई बात समझ में। और जो 1 घंटा रहेगा तुम्हारा, वो पूरा का पूरा रिवीजन के ऊपर रहेगा कि जो तुमने पिछला पढ़ रखा है कितना वो याद है। बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं कि आगे बढ़ते जाते हैं, नए चैप्टर पढ़ते जाते हैं और पीछे वाले को भूलते जाते हैं। ऐसी होती है, मेरे साथ भी ऐसी होता है बेटा, कई बच्चों के साथ ऐसी होता है कि आगे पढ़ते जाते हैं, आगे वाला समझ में आते जाता है और पीछे वाला भूल जाते हैं। और फिर बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमने ये वीडियो आपका देखा था लेकिन हम भूल गए, कैसे करना है एग्जाम के समय। तो उसका रीजन यही है कि तुमने रेगुलर रिवीजन नहीं किया। तो आज से तुम रेगुलर 1 घंटे रिवीजन करोगे। अगर 3 घंटे तुम अपने टाइम दे रहे हो स्टडी को, टोटल सेल्फ स्टडी के लिए अगर तुम 3 घंटे निकाल रहे हो, तो 2 घंटे पढ़ाई कर लो जो भी पढ़ना है, 1 घंटे प्रॉपर रिवीजन करना है जो तुमने पहले पढ़ रखा है। तो ये तुम्हें बैलेंस बनाना पड़ेगा। बस स्टडी करोगे तो भी दिक्कत है, बस रिवीजन करोगे तो भी दिक्कत है। दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। और जब ये बैलेंस हो जाएगा तो डेली का स्टडी प्लान, अब आखिर हम डेली किस तरीके से पढ़ाई करें। देखो बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूं कि 8 से 10 घंटे का इम्पॉसिबल वाला प्लान मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि तुम 8 से 10 घंटे पढ़ो। तुम 3 घंटे का प्रॉपर टाइम निकालो बच्चों डेली के लिए। तुम एटलीस्ट ना अपने रिवीजन के लिए, अपने स्टडी के लिए 3 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम जरूरी है। तुम चाहे स्कूल में जितना भी पढ़ लो, तुम अपने कोचिंग्स में चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन ट्यूशंस हो, कुछ भी हो, तुम उसमें जितना भी पढ़ लो, अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता फेल होने से। कितना भी तुम स्कूल में पढ़ाई कर लो, कितना भी तुम कोचिंग में पढ़ाई कर लो, सबसे जरूरी जो चीज होता है बेटा वो सेल्फ स्टडी होता है। तो सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हें टाइम निकालना है, और वही 3 घंटे अगर तुम निकाल पा रहे हो अपने बाकी चीजों से वो फ्री होकर के, 3 घंटे अगर तुम निकाल ले रहे हो अभी, क्योंकि देखो अभी 3 घंटे निकालना तुम्हारे लिए पॉसिबल हो सकता है बच्चों, क्योंकि अभी हाफ ईयरली आ रहा है। अभी तुम बहुत ज्यादा खेलने कूदने में ध्यान मत दो, थोड़ा सा खेल, मैं तो चाहता हूं बच्चे खेले कूदें, लेकिन थोड़े दिन के लिए खेल कूद को थोड़ा टाल दो और अपनी स्टडी पे फोकस करो थोड़ा सा। हाफ ईयरली हो जाएगा, फिर से पहले जैसा रूटीन कर लेना, बदमाशी करना, खेलना कूदना वो भी जरूरी है, बट अभी सेल्फ स्टडी के लिए 3 घंटे जरूर समय निकालो। और जो संडे और सैटरडे का टाइम रहेगा ना, जैसे सैटरडे को हाफ डे लग गया स्कूल, संडे को पूरा छुट्टी हो गया, तो उसमें भी बहुत ज्यादा खेलना नहीं है और उस दिन बहुत ज्यादा होमवर्क भी नहीं करना है। कई बच्चे क्या बोलते हैं कि सर संडे को पूरा का पूरा हमने स्कूल का होमवर्क करते करते खत्म कर दिया। बिल्कुल भी नहीं। संडे के दिन तुम अपने बैकलॉग क्लियर करोगे। बहुत सारे बच्चों के बैकलॉग हो जाते हैं, यानी ऐसी चीजें हो जाती है जो पढ़ते नहीं है। जो रेड जोन के बारे में मैंने बताया था ना, रेड जोन ऐसा टॉपिक रहता है जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो वो काम तुम करो संडे के दिन। बाकी दिन तुम क्या करो, 3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए अपना निकालो। संडे के दिन बैकलॉग क्लियर करने के लिए रखा करो, क्योंकि बैकलॉग जब क्लियर होगा, रेड वाली चीजें क्लियर होंगी ना, तो उससे भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ मैंने चीजों को धीरे धीरे खत्म कर दिया। नहीं तो वो थोड़ा थोड़ा बर्डन होते जाता है और फिर बहुत ज्यादा चीजें मुश्किल लगने लगती हैं। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई मेरी कि संडे को हम रखेंगे अपना बैकलॉग क्लियर करने के लिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की, मतलब कि हमें हर सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। मैथ्स के लिए मैं तुम्हें एकदम प्रॉपर बता सकता हूं, क्योंकि मैथ्स में पिछले कई साल से पढ़ा रहा हूं। मैथ्स में सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं पता है? मेरे वीडियोस देखते हैं एनसीईआरटी के, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा के, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाता है, कमेंट करते हैं सर बहुत बढ़िया समझ में आ गया, थैंक यू सो मच, और फिर एग्जाम में जाकर के भूल जाते हैं। मैथ्स को कहानी की तरह पढ़ना बंद कर दो।
मैथ्स को किस तरह से पढ़ना है, मैथ्स को प्रैक्टिस के लिए पढ़ना है। अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं 4 क्वेश्चन उस वीडियो में करा रहा हूं ना, तो 2 क्वेश्चन मेरे वीडियो से देख करके सॉल्व करो और 2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। कॉपी पेन ले करके मैथ्स पढ़ने बैठा करो, चाहे तुम वीडियो से पढ़ रहे हो, चाहे तुम सेल्फ स्टडी करो, किसी भी तरीके से। उसे कहानी की तरह नहीं पढ़ना है। कई बच्चे नोट्स देखते हैं, क्या पता है आजकल क्या होता है, कई बच्चों के पास गाइड होता है क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन देखते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं, बोलते हैं अरे ये तो आसान है। ऐसे करते हैं आजकल भाई मैथ्स में बच्चे कि सॉल्यूशन देख करके बोलते हैं आसान है, समझ में आ गया, छोड़ देते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते ही नहीं है। एग्जाम में भूल जाओगे, मैं पक्का बता रहा हूं, एग्जाम में भूल जाओगे। तो मैथ्स के लिए तो तुम्हें कॉपी पेन लेकर के बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी तरीके से जो साइंस है ना बच्चा, न्यू वाले साइंस में तुम्हें रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिकल चीजों पर फोकस करो। फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें बच्चों के नंबर कटते हैं। केमिस्ट्री के लिए वो जो तुम्हारा बॉक्सेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बीच बीच में, बुक के बीच बीच में जो रहता है टिक वाले क्वेश्चंस की, इसको प्रैक्टिकल करके बताओ, ये देखो थिंक वाला जो क्वेश्चन होता है, उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में। और अगर बायो की मैं बात करूं तो उसमें डायग्राम्स कर लेना अच्छे से। बायो के डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, उसमें भी याद करना पड़ता है, बट डायग्राम की प्रैक्टिस करना। अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी को तुम कहानी की तरह पढ़ो, एसएसटी को बिल्कुल भी रटो मत। रट्टा मार पढ़ाई करोगे एसएसटी को कि ये वाला युद्ध कब हुआ था, ये वाला संधि कब हुआ था, सब भूल जाओगे, नहीं करना है ऐसे। एसएसटी को कहानी की तरह पढ़ो, और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या जो इंपॉर्टेंट टर्म्स तुम्हें दिखे, नए नए वर्ड्स जो तुम देखोगे, उसको अंडरलाइन कर लेना। और जब एग्जाम में आंसर लिखोगे ना, तो बुक का कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करना। या तुम्हारे टीचर ने अगर किसी क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर लिखवाया है स्कूल में, तो उसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। एसएसटी के आंसर्स मैंने बोर्ड एग्जाम में खुद से बना करके लिखे थे, मैं कहानी की तरह पढ़ के गया था चीजों को, और उससे अपने वर्ड्स में मैंने आंसर लिखा था। तो आंसर्स तुम्हें एसएसटी के खुद से लिखने हैं। इंग्लिश और हिंदी को इग्नोर मत करना, क्योंकि वहां से नंबर बढ़ते भी बहुत ज्यादा है और कटते भी बहुत ज्यादा हैं। तो हिंदी और इंग्लिश की भी पढ़ाई करना। तो इस तरीके से तुम अपने सब्जेक्ट वाइज तुम लोगों को स्ट्रेटेजी बनानी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के पास, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चन पेपर के थ्रू ही करना बच्चों। लास्ट में क्या होता है ना, एग्जाम के समय हम लोग रिवीजन करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं, बुक से सारी चीजें करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। किसी भी एग्जाम को अगर फोड़ना हो तो सबसे बेस्ट तरीका है उसके क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस करना। उस एग्जाम में जो पहले से क्वेश्चन आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस करना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम क्लास 9th में है, हमारे स्कूल में तो गणिता मंजरी आया है, तो पुराने वाले क्वेश्चन पेपर कोई काम के नहीं है। तो यस बच्चा, पुराने वाले क्वेश्चन पेपर अगर काम के नहीं भी है ना, तो मैं खुद से तुम लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर बना करके लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस कराता हूं। कुछ क्वेश्चंस पेपर मैं यहां पर YouTube में कराता हूं, 9th नाइट्स वाले चैनल पे, एमडी सर वाले चैनल पे, एमडी सर क्लास 9th वाले चैनल पे, खुद से बना करके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। अभी जो PT1 हुआ था ना बच्चों के, उसमें मैंने क्वेश्चन पेपर बना करके बच्चों को दिया था, और वहां से इतने क्वेश्चन फंसे थे, इतने क्वेश्चन बचे थे, बच्चे बोले थे सर बहुत ईजी लग रहा था एग्जाम, क्योंकि हमने पहले से उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी थी जो एग्जाम में आने वाले थे। बस नंबर थोड़ा आगे पीछे किया गया, चेंज किया गया, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न सेम था। तो तुम्हें क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चन पेपर तो मैं यहां पर कराऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पेपर बच्चों में अपने बैच में कराता हूं, जो सेपरेट रहते हैं, थोड़े से सीक्रेट चीजों को कराना रहता है बैच में मुझे। तो वहां पर मैं बच्चों को क्वेश्चंस पेपर की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूं। और हम लोगों का एक सीक्रेट टेलीग्राम का ग्रुप भी है, जिसमें मैं बच्चों को खुद से क्वेश्चंस पेपर बना करके देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, चैप्टर वाइज। जैसे मान लो तुम्हारे एग्जाम में चैप्टर नंबर 3 आ रहा है, तो उस चैप्टर का एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसका टाइम लिखा हुआ रहेगा, उसमें तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एकदम एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन पेपर ना मैं अपने बैच में बच्चों को कराता हूं। तो अगर तुम मेरा बैच ज्वाइन करना चाहो तो मेरे 2 बैचेस हैं। एक तो बहुत अफोर्डेबल बैच है जो कि आरएम बैच है, ये तुम्हें अनअकैडमी के ऐप में मिलेगा। इस वाले बैच की खासियत यह है कि इसमें भी तुम्हें वो क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, और तुम्हें अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो तुम मुझसे कॉल के थ्रू क्लास के बीच में डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और इस बैच की जो प्राइस है ना, वो 2499 है। इसकी कमी क्या है? इसकी कमी यह है बस कि इसमें बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं, यानी कि इसमें कोई लिमिटेड सीट नहीं होता है, इसमें अनलिमिटेड बच्चे आ सकते हैं। लेकिन अगर तुम मुझसे एकदम ट्यूशन की तरह पढ़ना चाहो, जैसे बहुत सारे पेरेंट मुझसे कमेंट करके बोलते हैं कि सर हमें अपने बच्चों को आपको ट्यूशन से पढ़ाना है, 1 घंटे अलग से पढ़ा दीजिए, तो 1 घंटे अलग से तो मैं किसी बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। लेकिन हाँ, अनअकैडमी के ऐप में मेरी एक और स्पेशल वाली बैच है, जिसका नाम है अनअकैडमी VIP बैच। और इस बैच के अंदर क्या पता है, इसमें हम लोग पूरे बैच में मैक्सिमम 100 बच्चों का ही एडमिशन लेते हैं। अभी 60 के अराउंड बच्चों का एडमिशन ले लिया है, यानी एक क्लास में 50 से 60 बच्चे रहते हैं, और मैक्सिमम उसमें 100 बच्चे ही रह सकते हैं। और इसके अलावा हर एक बच्चा पहले से स्टेज में रहता है,
जैसे जूम मीटिंग में बच्चे सामने रहते हैं ना, कुछ भी डाउट रहता है तो बच्चे अपना माइक ऑन करके वीडियो ऑन करके बात कर लेते हैं टीचर से, ये उस तरीके का बैच है, एकदम स्पेशल बैच है। ऐसा लगता है कि बच्चे 1-to-1 टीचर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसे बैच में तुम्हें इनरोल करना है तो इस बैच का भी मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा। थोड़ा सा प्राइस हाई है, पिछले वाले बैच से काफी हाई है, 10 टाइम्स होता है, लेकिन हाँ इसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, इसमें वीआईपी वाली ट्रीटमेंट मिलती है। इवन इसमें अलग से बच्चों को बुक दिया जाता है। उस वाले बैच में बुक वगैरह तुम्हें नहीं मिलेंगे, मॉड्यूल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इस बैच में अगर तुम हो ना तो तुम्हारे घर में तुम्हें अनअकैडमी के जो बेस्ट बुक्स होंगे ना वो प्रोवाइड कराए जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। अलग से तुम्हें क्वेश्चन बैंक वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस बैच में तुम्हें जो बुक्स दिए जाएंगे, जो मॉड्यूल्स दिए जाएंगे, अगर तुमने उनकी प्रैक्टिस कर ली तो तुम्हें कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई दूसरा क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा वीआईपी बैच होता है बच्चों, इसकी बहुत सारी खासियत होती है। इसमें तुम्हें वीकली टेस्ट मिलता है, अनलिमिटेड डेडिकेटेड टीचर्स मिलते हैं, तुम वहां पर बात कर सकते हो, तुम्हारे सामने कई बार मेंटरशिप, तुम्हें जैसे मेंटरशिप का प्रोग्राम होता है हमारे पास कि कोई बच्चे को अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो वो कभी भी अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकता है और उनसे अपनी चीजों को डिस्कस कर सकता है, चाहे वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो। तो बहुत स्पेशल सा ये बैच है, अगर ज्वाइन करना चाहो तो तुम अनअकैडमी के वीआईपी वाले ऐप में जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो एंड होने से पहले मैं कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स। कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हाफ ईयरली के पहले बच्चे करते हैं? सबसे पहला कॉमन मिस्टेक है यूट्यूब के लेक्चर्स देखते हैं बस ऐसे लेट करके। मैंने कई बच्चों से सुना है, कई बच्चों से मैंने डिस्कस किया इस बारे में। बच्चे जब टेंशन में रहते हैं ना तो बस यूट्यूब का वीडियो लगा लेंगे, बेड में फेंका जाएंगे, सोचते हैं कि हम लेक्चर देख करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। नहीं आएगा बच्चों, तुम्हें लेक्चर देखना है लेकिन अपने स्टडी टेबल में बैठ करके देखना है, कॉपी पेन ले करके बैठना है, ताकि तुम लेक्चर्स देखो तो उससे जो चीज तुम्हें समझ में आए तुम इसे नोट डाउन कर सको। पहली गलती तो ये बच्चे करते हैं कि बेड में फेंका करके लेक्चर देखते हैं और सोचते हैं कि हम यहां से पढ़ करके टॉपर बन जाएंगे। कभी नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे, चाहे वो तुम्हारे आर्यभट्ट ही क्यों ना लेक्चर डाल दे। आर्यभट्ट आसमान से उतर करके तुम्हें लेक्चर दे देंगे ना तो भी तुम उस लेक्चर से पास नहीं हो पाओगे, तुमने अगर खुद से उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं की तो, तुम्हें जो समझ में आया तुमने उसके नोट्स नहीं बनाए तो। पहली गलती तो ये होती है बच्चों से। दूसरी गलती होती है कि अपने नोट्स को बहुत कलरफुल बनाने की कोशिश करते हैं कि अरे यार चलो मैं बहुत अच्छा कलरफुल नोट्स बना लेता हूं, या एआई का यूज करके उससे कलरफुल नोट्स निकलवा लेता हूं। दोनों तुम्हारे काम नहीं आएंगे। पहला तो कलरफुल नोट्स बनाने खुद से जाओगे, बहुत टाइम लगेगा। एआई से जनरेट करा लोगे, खुद से नहीं लिखे रहोगे तो वो तुम भूल जाओगे। मैं पक्का बता रहा हूं, कई बच्चे आजकल क्या करते हैं, एआई से नोट्स बना लेते हैं, बढ़िया बढ़िया फोटो बना लेते हैं चैटजीपीटी से, और वो नोट्स उनके कोई काम नहीं आता क्योंकि वो उन्होंने खुद से नहीं बनाया है, प्रॉम्प्ट देकर के एआई से बनवा दिया है। वही चीज तुम खुद से लिखोगे ना, भले खराब सी हैंड राइटिंग में लिखो, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में लिखो, लेकिन वही तुम्हारे एग्जाम में काम आएगा। वो रंगीन सा प्यारा सा दिखने वाला नोट्स तुम्हारा कुछ काम नहीं आएगा, और वो जो गंदी राइटिंग में तुम लिखोगे, खराब सी हैंड राइटिंग में लिखोगे, वो तुम्हारे जरूर काम आएगा। तो ये गलतियां बच्चे करते हैं, ये गलतियां बिल्कुल नहीं करना है। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं पता है क्या है? वो बहुत ज्यादा खुद से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि यार मेरे को एक एक चीज आना चाहिए, मुझे एकदम टॉपर बनना है, मुझे पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। पहले कुछ नहीं किया था लेकिन लास्ट में आकर के बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन फील कर लेते हैं और उस एक्सपेक्टेशन की वजह से कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। रात के 9-9 घंटे 10-10 घंटे तुम्हें पढ़ाई नहीं करने हैं। रात में प्रॉपर नींद लो और जो मैंने प्लान बनाया वो दिन के उजाले में फॉलो करो। तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लो। अब इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं, एकदम डीप ब्रीथिंग करो 1 मिनट तक, रिलैक्स हो जाओ, कूल डाउन हो जाओ। जो जो चीजें मैंने बताया है ना उसे जाकर के फॉलो करना शुरू कर दो। आज से शुरू करो, एग्जाम से पहले पहले तुम टॉपर बन जाओगे, एकदम मेरी वादा ही है। ठीक है मेरे बच्चों, तो मिलता हूं मैं तुम लोगों से फिर अपनी क्लासेस में, अनअकैडमी के ऐप में भी मिलूंगा और यहाँ यूट्यूब में मिलूंगा। तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Unacademy. Let's crack it.